बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आज का दिन अच्छे से गुजरे और मौसम बेहतर नज़र आ रहा है। गर्मी थोड़ी सी कम हो गई और बादल जो हैं वो आ जाते हैं चले जाते हैं, कुछ मिक्सचर सा देखने में आ रहा है। तो मौसम की सूरत हाल आज क्या रहेगी आपको बताते चलिए। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, 9 बजे 28 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 33 और 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब इवेंट्स की तरफ चलेंगे। आज का हमारा सबसे पहला इवेंट है जी विमेन लीडरशिप प्रोग्राम है WLP लाहौर और इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेज इसका वेन्यू है, जिसमें विमेन लीडरशिप प्रोग्राम के हवाले से वर्कशॉप कंडक्ट की जा रही है। टाइमिंग है यानी कि अब शुरू हो चुका है सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो 2016 एक्सपो सेंटर वेन्यू है, 6 बजे से रात 9 बजे तक इसकी टाइमिंग्स हैं। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी। अंदरून शहर खतरनाक इमारतों की फौरी बहाली का हुक्म, 15 रोज में मुरम्मत शुरू करके रिपोर्ट जमा कराई जाएगी, हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए। मंसूबे पर काम तेज करने का फैसला, ऑरेंज ट्रेन के यूटब गार्डर्स की तनसीब 7 रोज में शुरू। महकमा सेहत की मंजूरी के बगैर स्कूलों में डेंगू स्प्रे पर पाबंदी आयद कर दी गई। LDA PHA जिला इंतजामिया के तमाम प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर जामिर रजा खान और दुर्रा नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुश आमदीद कहेंगे। अंदरून शहर खतरनाक इमारतों की फौरी बहाली का हुक्म दिया गया है और हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस दिया है कि 15 रोज में मुरम्मत शुरू करें और मुझे रिपोर्ट पेश करें। बहुत देर की मेहरबान आते आते मैं तो यही कहूँगा। आप यकीन करें, मैं जब ये आपसे बोल रही थी मुझे लगा था कि आप आगे से यही कहेंगे, क्योंकि मेरे ज़हन में भी ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपके अंदरूनी शहर में 22,000 बिल्डिंग्स थी जो कि तरीही भी थी, पुरानी नवीयत की भी थी, जिनको बचाया जा सकता था, हेरिटेज को महफूज बनाया जा सकता था, और अब सिर्फ 1800 रह गई हैं। ये 1800 पुराने मकान, इनमें हर मकान की एक अपनी है। जो पिछले दिनों एक मकान गिरा था वज़ीर ख़ान की मस्जिद के साथ दिल्ली दरवाज़ा के अंदर, जिसमें दुल्हन थी और मेहंदी की रस्म थी और उसमें वो सारा था। ये मकान ममारों के लिए बनाया गया था, एक हॉस्टल टाइप मकान था जो कि इस वज़ीर ख़ान की मस्जिद को बनाने के लिए जो कारीगर बुलाए जाते थे उनके लिए मुख्तलिफ मकानात बनाए गए थे। ठेकेदार के लिए अलग था, जो उसके ममार थे उनके लिए अलग था, जो वहाँ पे जिन्होंने तज़ीनो आराइश करनी थी, जिन्होंने फूल बूटे बनाने थे, कैलीग्राफी करनी थी, उनके लिए अलग मकानात थे। तो ये उनमें से एक मकान था जो गिरा और जिसके गिरने का मुझे आज तक अफसोस है। अंदरून शहर में बैठक कातमा थी लोहारी के अंदर, तरीही जगह थी जहाँ पर किताबत की जाती थी और वहाँ पर इतनी अज़ीम किताबों की, इतने अज़ीम नुस्ख़ों की, पुराने पाक के तराजम की किताबत वहाँ बैठ कर हुई। वहाँ कातब बैठते रहे, उस मलबे पर भी बैठते रहे, किसी को ख्याल नहीं आया। चौक मत्ती में हवेली थी, वो गिराकर वहाँ पर चंद दुकानें बना दी गई। किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्या बन गया, किसी को ख्याल आया ही नहीं। और आज अगर हाई कोर्ट को ख्याल आया तो मैं इसको खुश आमदेद कहता हूँ इस फैसले को, और ये कहता हूँ कि अब भी अगर हम बचाना चाहें तो जो 1800 बिल्डिंग्स बच गई हैं उनको हम बचा सकते हैं। नहीं तो ये ताजर माफिया, ये इसको मैं अब कहूँगा तो शायद लोगों को बुरा लगेगा, लीगी माफिया, ये शायद शाही किला पर भी कब्ज़ा कर जाएं
और उस पर भी दुकानें और मार्केटें बना दें। जिस तरह से ये शेरावाला गेट खा गए, जिस तरह से ये यक्की गेट खा गए, जिस तरह से अकबरी शालमी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट दरवाजे नोटिस खा लेती गए। है आमिर भाई, और नोटिस जारी भी करती है उन इमारात को, उन लोगों को जिनके खस्ता हाल घर हैं, लेकिन वो बेचारे ऑलरेडी ऐसे घरों में रह रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर किराए पर रह रहे हैं तो किराए जो मालिक मकान है वो इस चीज़ को ओन नहीं करता है। तो फिर क्या गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं स्टैंड बनता है कि वो सपोर्ट करे इनको इस तमाम चीज़ों में? असल मसला ही ये है, इन जो पुराने मकानात हैं, इनके जो रहायशी हैं वो शौक़ से नहीं रहते हैं, वो यहाँ तो सदियों से रहते हैं यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ के वसनीक हैं। उनको भी नज़र आता है कि उनका मकान गिर रहा है और वो उनके बच्चे अंदर बैठे हैं। बारिशों में उनके मकान बहुत ज़्यादा, उनकी छतें वज़नी हो जाती हैं क्योंकि मिट्टी से और गारे से बनाई गई हैं। उनकी तज़ीनो आराइश के लिए उनके पास कोई पैसा, कोई फ़ंड नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी जो ज़लेई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ये एक इसमें परफॉर्मा छापा हुआ है, जो कि शायद मुझे तो देखते हुए बचपन से मैं देख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि काफ़ी सालों से एक ही परफॉर्मा छपा हुआ है कि आपके मकान की हालत ख़तरनाक है, लिहाजा आप इसको खुद गिरा दें, या फिर अगर आप नहीं गिराएंगे तो बरसात के आने से कबल हम गिरा देंगे। ये वो धमकी है जो हर साल दी जाती है। वो एक नोटिस है, एक अहलकार आता है, वो तकसीम करके चला जाता है और उसके बाद उसको कोई पूछता नहीं है। ये देखें आगे कैसा जुल्म है कि क्या कोई हुकूमत ये कहती है कि इसको आप खुद अपने मकान को, अपनी छत को गिरा दें या हम गिरा देंगे। वो छपा हुआ नोटिस है, उसमें रेड कलर का एक लिखा होता है आखिरी वार्निंग नोटिस, ये बला बला बला, नीचे किसी सरकारी अफसर के दस्तखत। मेरा सिमल इसमें मैं इत्तेफाक थोड़ा सा आमिर भाई से नहीं करूँगा, क्योंकि एक बहुत पहलू है जो जिससे ये इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, कि इसमें एक अथॉरिटी का किरदार जो है ना वो सरासर नज़रअंदाज किया जा रहा है। कामरान लाशारी साहब को ये काम नहीं है कि वो मेलोडी पार्क लाहौर में बना दें, वो आपके अंदरून शहर में एक बहुत खूबसूरत पार्क बना दें, एक बहुत ज़्यादा कदीम नक्शे जो हैं वो बना के दीवारें जो हैं वो मुगलिया दौर से रंग दें। ये काम कभी भी वॉल सिटी अथॉरिटी का नहीं था। अगर आप वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी का आइन देखें उठा के कि उन्होंने करना क्या था, उन्होंने वो तमाम डिसफंक्शनल एथिक्स जो थे, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत अदा नहीं कर पा रही थी, उस पर एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बनाई गई और बना के एक स्पेसिफिक बंदे को लाया गया ताकि वहाँ पे लाहौर के तारीखी विरसे को बचाने के लिए काम किया जाए। लेकिन उस अथॉरिटी ने क्या किया, उन्होंने लाहौर के पौश इलाके में एक ऑफिस बना लिया। शादमान में वो बैठते हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं है कि वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और बहुत सारे ऐसे अफसरान जिनको जानता हूँ जो महीना नहीं जाते अंदरून शहर, अराउंड द वर्ल्ड सिटी भी नहीं देखते कि क्या हो रहा है। सेकेंडली वहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि इनके तमाम तर इनके पास बिल्डिंग कंट्रोल के लिए कोई बंदा नहीं है, इनके पास नक्शे चेक करने के हवाले से या वहाँ पे रिहेबिलिटेशन के लिए कोई बंदा नहीं है, कोई प्लान नहीं है। थर्ड, इनके पास फंड तो बेतहाशा हैं लेकिन उसको लगाने के लिए सोच नहीं है। फोर्थ, यहाँ पर वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी ने बहुत सारे फंक्शंस तो कराए हैं, आप देखेंगे तो मियां सली साहब की हवेली में बहुत फंक्शंस हो रहे हैं, शाही किला में बेतहाशा म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहे हैं। कि भाई ये आपका किरदार है कि आप लोगों को ये काम करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी, क्यों इससे बेहतर नहीं था कि प्राइवेट ठेकेदारों को काम दे के करवा लिया जाता, फिर अथॉरिटी के क्याम की क्या ज़रूरत थी। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ था, ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत खुद अपने सर से जो काम उतारना चाहती थी और उतार के जिस अथॉरिटी को दिया गया, उन्होंने भी ये काम नहीं किया और ना वो कर सकते हैं। और मैं बड़बला कहूँगा कि आइंदा 5 साल भी उनकी इस्तात नहीं है कि वो इसको कर सकें, क्योंकि वो एक डिज़ाइनिंग अथॉरिटी है, वो एक रेस्क्यू या कोई इस किस्म की रिहेबिलिटेशन करने वाला इदारा नहीं है कि वो लाहौर शहर के तारीख और कदीम तरीन विरसे को बचा सके। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पे आमिर भाई आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो दुरे ने अब जो बात ये इन्होंने ऑफिस वाली की कि लानस रोड पे उनका ऑफिस है, ये बिल्कुल बात ठीक है। मैंने ये कामरान लाशारी से भी बात की थी और उनसे कहा था कि आप शाही इमाम बना रहे, कम से कम दिल्ली दरवाज़ा में जगह मौजूद है, वो स्कूल है वहाँ पे, उसको आप खाली भी कराना चाह रहे तो उसी के किसी कमरे में अपना ऑफिस बनाएं ताकि आप रोज़ आएंगे तो आपको अंदरून शहर, जैसे मुझे रोज़ जाना पड़ता है अंदरून शहर, तो मुझे पता है कि वहाँ क्या मुश्किलात हैं, मुझे पता है वहाँ ट्रैफिक जैम किस तरह से रहती है, मुझे पता है सर्कुलर रोड के ताजर किस तरह से उसको दीमक की तरह चाट रहे हैं पूरे अंदरून शहर को, मुझे पता है कि वहाँ के जो पार्क थे, जो सर्कुलर गार्डन था, उसको कौन सा माफिया खा गया, कौन सी जमात है जिसके अहलकार उसको खा रहे हैं, मुझे पता है कि वहाँ पे गंदगी फेंकने के लिए जो कमरे बनाए गए थे बदरो के ऊपर, वो उस पर किस किस पार्टी का कौन कौन सा ऑफिस बना है, कौन कौन से नाज़म ने और नायब नाज़म ने वहाँ पे कब्ज़ा किया है, वहाँ पे अपने ऑफिस बनाए हैं। तो जो अंदरून शहर में जाएगा उसको उसके मसाइल की समझ भी आएगी। या बाहर बैठकर आप कभी मसाइल को समझ नहीं पाते और हैं। मेरा ख्याल है ग्रेड 20 के डायरेक्टर जनरल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आमिर भाई को है, अगर उनसे बात की जाए, पूछा जाए। और समहाउ हम भी जब कभी जाते हैं, इत्तेफाक होता है जाने का। मैं आपको बताऊँ, विक्टोरिया हाई स्कूल है, उसके बिल्कुल सामने एक पुराना मंदिर है, उस पुराने मंदिर के अंदर लोग रह रहे हैं और वो पुराने मंदिर की छत जो है वो तकरीबन ढलक चुकी है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो मिलेंगे।
मैं तो ये कहता हूँ कि इतने देखिए, शीतला माई का मंदिर, हिंदुस्तान में शीतला माई की पूजा की जाती थी और उसका सबसे बड़ा मंदिर लाहौर में था। आपको पता है उसमें क्या है? इस वक्त दुकानें बन रही हैं, कब्जा किया जा रहा है। ये यहाँ से सर्कुलर रोड से एक तरफ से शुरू होता है, दूसरा म्यूनिसिपल तक जाता है ये मंदिर, और उसके अंदर लोगों ने छोटे छोटे मकानात बना लिए, उसमें दुकानें बना ली। अब उसका जो गेट था पुराना, उसको गिराया जा रहा है। ये मसाइल आज के नहीं है, ये तो साल से है। ये चले आ रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने अगर नोटिस लिया है और 15 रोज में उन्होंने कहा रिपोर्ट तलब कर ली है, और सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुरम्मत का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बेहतरी आएगी। मुअज़्ज़ज़ अदालत से कहूँगा कि इसको इनकी रिपोर्ट पे ना छोड़ें प्लीज़। इस पे कोई एक ऐसा कोई कमेटी तश्कील दे दें जो कि वक्तन फवक्तन उसका विजिट करे और बाकायदा जो है रिपोर्ट करते रहे। ये सरकारी तो रिपोर्ट फिर उसी तरह से आएगी जिस तरह से पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि एक पुलिस ऑफिसर ने एक रिपोर्ट दी है कि जी उनके इलाके में पूरे सिटी डिवीजन में सिर्फ एक डकैती हुई है 6 माह में। तो उस तरह की एक रिपोर्ट जो है अदालत में जमा करा दी जो जेन्युइनली मानने में नहीं आती। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर दुराना है। अब आपके मंसूबे पर काम तेज करने का फैसला, ऑरेंज ट्रेन के यूट्यूब गार्डर्स की तनसीब 7 रोज में शुरू हो जाएगी। इस पर बात करेंगे, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लूंगी कि कितनी तेजी से काम जारी है और कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर हमारी ऑरेंज ट्रेन के हवाले से है। यूट्यूब गार्डर्स की तनसीब 7 रोज़ में शुरू हो जाएगी। दुराना, अब आपकी खबर है तो आप इसे शुरू करेंगे, क्या सूरत हाल चल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था यूट्यूब्स वो पटरी है एक तरह से आप कह लें, जिसके अंदर ट्रेनें चलनी है। ये यू शेप की हैं, इसके अंदर पूरा बाकायदा एक सिस्टम होगा, उसके अंदर ये ट्रेन जो है वो चलेंगी। एक लेफ़्ट होगी, एक राइट होगी आने जाने वालों के लिए। ये 2 यूट्यूब्स लेन की एक लेन बनाई जाएगी। तो ये तकरीबन कास्ट तो बहुत ज़्यादा, पर साइड 2 या पर साइड एक ही होगा? पर साइड सिंगल होगा, पर साइड सिंगल होगी। उसमें एक ट्रेन यूँ जा रही होगी, दूसरी ट्रेन आ रही होगी। डेफिनेटली 2 यूट्यूब्स पैरेलल रखे जाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े यूटर्न्स हैं और ये मेरा ख्याल है लाहौर में बताया जा रहा था कि जितने भी ब्रिजेस बने या जितना भी बाकी सारा स्ट्रक्चर बना, उसमें सबसे हैवी स्ट्रक्चर है और इसका कई 100 टन में इसका जो है वो एक यूटब का वज़न है। और सेकेंडली, अगर ये चाइना से इंपोर्ट होते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। ये इन्होंने मेहनत की है, डेफिनेटली कोई टेक्नोलॉजी को रिप्रोड्यूस किया है लाहौर में, और बड़ी अच्छी बात है कि उसको 100% करने में कामयाब हो गए हैं। अब वो सैकड़ों की तादाद में बन चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको रख के उस पर वज़न डाल के ट्रेन की बराबर का उसको उसको चेक तो करें कम से कम कि क्या उस पर जब ट्रेन गुजरेगी उस पर वज़न डाला जाएगा तो उसके बाद उसके क्या आउटकम्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये अब आइंदा 7 रोज़ में फैसला किया गया है। दूसरा जो फैसला है वो बड़ा मज़ाक का खेज़ है, अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको भी हंसी आएगी कि ऑरेंज ट्रेन के जो स्टेशंस डिज़ाइन कर रहे हैं, वो जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने वो जो डिज़ाइनिंग करनी है ना रेप्लिका शंघाई और बीजिंग के, उनको यही नहीं पता कि वो कैसे हैं। उन्होंने फिजिकली देखा ही नहीं जाके। तो जब ये बात मीटिंग में हुई तो सारे हंस पड़े। उन्होंने कहा खुदा के बंदो, कागज पे कोई चीज अगर आप मुझे अब ये कहेंगे कि मैं हाई कोर्ट, इतनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस की और एसी वाले कमरों में बैठ के हर चीज डिसाइड करने की कि उन्होंने बॉदर ही नहीं किया उसको जाके चेक करना। आपको कह दूं ना कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग बना दे, मेरा ख्याल आप भी थोड़ी खूबसूरत डिजाइन कर लेंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इसको फिजिकली जाके देखना है, क्योंकि आपने इसको फिजिकल बनाना है। तो 3 वीडियो में आप देख लें और आप रियलिटी में देखें, जमीन आसमान। 3 से 4-5 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो इसको बाकायदा स्टेशंस को डिजाइन कर रहे हैं। ये बहुत हैवी स्टेशन है, ये 3-3 मंजिला आपके स्ट्रक्चर्स हैं और सारे प्री फैब्रिकेशन है। क्या उनके दौरे के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते? अब जी इनको कह के 4 बंदे खुदा के लिए 4 दिन का दौरा करके एक बार नजर मारे बीजिंग और आपके इसमें शंघाई में कि जो स्टेशन अब रेप्लिका कर रहे हैं उनका मॉडल क्या है, उस पर किस किस्म का मटेरियल लगा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये स्टडी अब होने जा रही है। तो इस हवाले से कि अब हम बहुत करीब हैं, अब हम चाइनीज़ के हैंडओवर करने के करीब आते जा रहे हैं। और वैसे भी दिसंबर में हमारा टाइम जो है वो ओवरकम हो रहा है कि हमने उस पर दिसंबर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फेज़ के लिए चाइनीज़ कंपनी सियान नोरिंको को ये तमाम मनसूबा हैंडओवर करना है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। इसमें थोड़ा सा खलल ये ज़रूर आएगा कि अभी तक हमें हाई कोर्ट से जो स्टे दिया गया है उसमें 11 पॉइंट्स क्लियर नहीं है, जिस पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस हवाले से थोड़ी सी उनकी शदीद माली तहफ़्फ़ुज़ात भी उन्होंने शो किए हैं और अभी तक पैसे जो है वो रिलीज़ नहीं हुए। तो वो चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन अपने तौर पे जो इनके पास अवेलेबल है, जो इनके पास मुयस्सर चीज़ें हैं, उस पर काम चल रहा है। और बाकी स्ट्रक्चर के हवाले से आमिर भाई भी फॉलो करते हैं, ये भी देखते हैं कि ऑरेंज लाइन अभी जितनी अब तक बन गई है वो किस हद तक और कहाँ पे कैसी बन गई है। हाँ, पहली पैकेज बहुत अच्छा है, दूसरे पैकेज में बहुत खामी है और अभी तक वर्क स्लो है। चबुर्जी से अगर बात की जाए तो अली रज़ावार रायविंड तक वो बिल्कुल आप समझ लें कि गैर मियारी तो तब होता है ना जब काम हो जाए।
अभी वो स्ट्रक्चर की तरफ निकले ही नहीं 100%, तो उसको जज करना बड़ा मुश्किल है। जबकि अगर पैकेज 1 की बात की जाए, चुबुर्जी से ऑनवर्ड रिंग रोड तक उसकी सड़कें भी बन चुकी हैं, वहाँ पे नीचे उन्होंने अर्थवर्क मुकम्मल कर दिया है, ड्रेनें मुकम्मल कर दी हैं ताकि लोगों को आसाइश मिले और लोग तंग ना हो। जब जो रास्ता खुलता जा रहा है उसको खोल देना चाहिए। बिल्कुल सही। आमिर भाई आप क्या इस पे कमेंट? मैं तो दुर्रन आपसे ही सवाल करूंगा क्योंकि ये मैं इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं और मैं इनसे भी यही पूछना चाह रहा था कि क्या कभी आपकी बात हुई ये ऑरेंज ट्रेन अथॉरिटी वालों से कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आपके खिलाफ फैसला आता है तो फिर आप क्या करेंगे? आप स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर खड़ा किए जा रहे हैं। मैं यही बात, फिर क्या होगा? आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि जब हर मीटिंग में वो लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं और ख्वाजा हसन साहब जो कि इसके स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो इस हद तक भी कह रहे होते हैं कि जी हमें यकीन है कि हम बहुत जल्द इसके हक में फैसला करा लेंगे। व्हाट इज द प्लान बी? नहीं होता। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, प्लान बी रखा ही नहीं। प्लान बी में क्या था जी कि प्लान बी में यही है ना कि आप अलाइनमेंट को उठा के 100 फीट आपने 200 फीट बाहर लेके जाना है। तो जब आप 200 फीट बाहर लेके जाएंगे तो बहुत सारे मसाइल हैं इनके लिए, ना सिर्फ माली मसाइल नहीं है, इनके लिए सोशल मसाइल बड़े हैं। से चुबुर्जी से ये उठा के राइट साइड पे लेके जाते हैं तो आप समझते हैं कि क्या मसाइल है। इसी तरह शालामार गार्डन से तो लेके जाते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्होंने तो बिग नो लिखा हुआ है और अपनी स्टडी में लिखा है कि हम ये नहीं कर सकते और ये बड़े कॉन्फिडेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इनको रिलीफ देगा और ये मुझे नहीं समझ आती कॉन्फिडेंट क्यों है और उनका बी प्लान क्यों नहीं है, लेकिन समहाउ कोई ना कोई चीज़ तो है जो जिस पे वो इतने बड़े प्रोजेक्ट का अगर बी प्लान नहीं है, प्लान बी नहीं है। आपको पता है ये चुबुर्जी से ज़रा सा हटाएंगे तो दोनों ने आप क्यों कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी अमारात हैं जिनको ये हाथ में नहीं लगा सकते जी, ना ये लगाना इनको पड़ेगा। फिर उसके बाद कब्रिस्तान भी है, म्यानी साहब लोगों की कब्रें भी हैं। तो ये प्लान भी सोचे समझे बगैर में फिर क्या करेंगे? मुझे तो ये मतलब समझ नहीं सोच के आता एकदम से कुछ हो जाए कि अगर यहाँ से रिजेक्शन आ गई, शालामार साइड से अगर रिजेक्शन आ गई तो क्या आप अंडरग्राउंड जाएंगे? आप लोगों की मजीद अराजी एक्वायर करेंगे? अंडरग्राउंड भी नहीं जा सकते, जो ऑलरेडी एक्वायर कर ली है उसको क्या वापस कर देंगे? कुछ देखिए अंडरग्राउंड में भी तो यही शर्त है ना कि आप फिर भी अंडरग्राउंड 200 फीट नहीं रह सकते, आपने 200 फीट बाहर ही जाना है। तो जब बाहर जाना है तो फिर आपको अंडरग्राउंड क्या अपर ग्राउंड क्या। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इतना ज़्यादा काम कर लिया है इस पे कि ये इरिवर्सेबल अब उस सिचुएशन में आ गए हैं कि वो रिवर्स नहीं हो सकता। पर वो जो दलाल पेश करेंगे अदालत में, ये सबसे बड़ी बेस है कि एक पाइल पे आपके करोड़ों रुपए लग चुके हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जहाँ पे करोड़ों रुपए जमीन के नीचे दफन कर चुके हैं वो रिवर्स कैसे होगा? एक स्ट्रक्चर ऊपर घर बनाए, प्लाजा बनाए, उसको तो उड़ा देंगे, लेकिन जो जमीन के अंदर आप दफन पे दफन करते जा रहे हैं, आप उसकी बुनियाद सीमेंट और सरिये से भरते जा रहे हैं, आप उसको ये होता है इरिवर्सिबल कंस्ट्रक्शन। दैट्स देयर स्ट्रेटजी कि उन पॉइंट्स को ना छेड़ा जाए क्योंकि वहां पर स्टे चल रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर तेजी से काम मुकम्मल किया जाए ताकि आपको प्लान बी की जरूरत ही ना पड़े। जब वो इसीलिए कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। अब कोई किसी को गुस्सा लगता है तो लगे, बट आपको जब जहन में ये हो कि मैंने 2018 के इलेक्शन से पहले ये ट्रेन चलानी है, 2018 से पहले ये नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट चलाना है, 2018 से पहले कोई डैम बनाना है, तो फिर ये डैम फुल वाले काम होते हैं। लेकिन अगर ये मुकम्मल नहीं करते और आपकी हुकूमत चेंज हो जाती है आमिर भाई, तो वो मंसूबे ओनरशिप मांगते हैं और फिर अगली हुकूमत ओनरशिप नहीं देगी क्योंकि ये नून लीग की, अगर मिसाल के तौर पर बात करें कि अगर हुकूमतें चेंज हो जाए, स्टैंड को बदलना चाहिए था ना, हुकूमत को स्टैंड को बदलना चाहिए था कि जो मंसूबे पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किए थे उनकी कंटिन्यूटी रखते हैं। अब आप जब 1122 वालों को ना तरक्कियां देंगे, ना तनख्वाहें देंगे, ना उनके नई भर्ती करेंगे कि जी ये तो मंसूबा किसी और ने बनाया था, तो फिर यही ट्रेंड चलता चला जाएगा ना। किसी को तो आके रोकना है। हॉस्पिटल्स रुके पड़े हैं, डेंटल कॉलेजेस रुके पड़े हैं आपने, क्योंकि वो परवेज इलाही साहब के दौर के सर्जिकल टावर वाले टावर आप देख लें, हॉस्पिटल वाला सर्जिकल टावर के वो किसी और के नाम की तख्ती है, इसलिए ये ट्रेंड बदलना होगा। तब पाकिस्तान बदलेगा, तब सोच बदलेगी, तब आपका जब एक मेन फोकस अवाम का फायदा और अवाम की फलाह होगी तो सारे ट्रेंड्स जो है वो खुद ब खुद सदा तो कोई चीज़ नहीं ना, सदा तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो आपने तो सदा इख्तिदार में नहीं रहना, पता कि सदा दुनिया में किसी ने नहीं रहना, तो फिर इस चीज़ को देखना चाहिए कि आने वाले वक्त के लिए ऐसा काम किया जाए कि लोग आपकी मनसूबों की भी तारीफ के साथ साथ ऑन करें, कहें कि हमने इसको चलाना है। आप उस स्टेज पे इस मंसूबों को तो ले गए हैं जहाँ से वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन क्या गारंटी है कि अगली हुकूमत इसको चलाएगी कि नहीं चलाएगी? इस पे सब्सिडी भी बहुत ज्यादा है, अरबों रुपए की सब्सिडी इस पे, तो उस पे क्या सूरत हाल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगली खबर, LDA PHA ज़िला इंतजामिया के तमाम प्रोजेक्ट्स की अब मॉनिटरिंग की जाएगी। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबल ने फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं और इस हवाले से मॉनिटरिंग किस तरह की जाएगी और फिर क्या वैल्यूएशन होगी, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर LGA, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और PHA के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। देखिए ये बड़ा ज़रूरी था और आपके शहर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हैं। कहीं पे कोई ग्रीन प्रोजेक्ट है, कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं पे पानी के मंसूबे हैं, कहीं पे ज़िला इंतज़ामिया की छोटी मोटी गलियां और उसका सीवरेज के सिस्टम का हो रहा है। और इसमें जब भी बात की जाती थी, कोई गलती हो जाती थी, कोई रास्ता बंद होता था तो वो कहते थे कि ये तो वासा कर रहा है जी, ये तो LDA कर रहा है या ये तो कोई कर रहा है। तो इनको एक बहुत सूटेबल बंदा चाहिए था, इसकी बड़ी देर से ये तलाश कर रहे थे, जिसको एक सरबराह निगरान मुकर्रर करें और सारी अथॉरिटी उसको जवाब देने में कोई पाबंदी न, ये ना समझे कि यार ये तो मेरे ब्यूरोक्रेट सीनियर है, ये मेरे से जूनियर है और ये मेरे कोर्स का नहीं है तो मैं इसको जाके क्यों बताऊं। तो उसमें इनको सबसे ज़्यादा सूटेबल बंदा इस वक्त लाहौर में ब्यूरोक्रेसी में अब्दुल्ला खान सुंबल ही लगे, जिसके बाद उन्होंने कहा जी कि DG LDA भी इनको जाने में बताने में हेजिटेशन नहीं महसूस करेंगे। DCO लाहौर ऑलरेडी इनके सबॉर्डिनेट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद DG PHA भी ऑलरेडी इनसे जूनियर हैं और अच्छे इंसान हैं, वो भी उनसे जाके कर लेंगे। तो सारे बंदों को साथ लेके चलने वाला और एक छत में बिठा के बात करने वाला वो एक बंदा चाहिए था, जिसको चलें शुक्र है कि अब कम से कम हम एक बंदे से पूछ लिया करेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, अब बताएं जी इसका क्या बन रहा है। नहीं तो पहले तो यकीन करें कि कोई बंदा ऑन नहीं करता था और इतना घुमाया जाता था हमें ही, तो लोगों का क्या हाल होगा। हम पहले तलाश करते थे कि भाई ये कल तो सड़क ठीक थी, आज ये सड़क किसने उखाड़ ली है, भाई कल तो यहाँ से गुजरे थे, अब यहाँ पे जो है वो जैसे आज नाला बन रहा है। ये माल रोड अंडरपास को सारा खेड़ा हुआ है, कारपेटिंग का काम चल रहा है। आप देखें तो वो ये चीज़ें इस तरह होती हैं। अब डेफिनेटली अब ये है कि एक फोकल पर्सन है, एक हुकूमती निगरान है, वही रिपोर्टिंग करेंगे, वही CM को जाके बताएंगे, वही इनसे जवाब लेंगे। तखीर और जल्द की सारी जिम्मेदारियां भी उन पर आयद होंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत जल्द हो जाना चाहिए था। हम 2, 4, 5 साल हमने ज़ाया किए एक निगरान मुकर्रर करने में। बिल्कुल सही। आमिर भाई आप क्या कहेंगे? सही है ये अच्छा मंसूबा। मैं इससे दौरान आपकी खबर है और मेरा ख्याल LDA PHA पे ये खुद भी अथॉरिटी है दौरान आप, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोई तो एक ऐसा फोकल पर्सन ज़रूर होता जिसको जाकर वो अपनी दुख बयान कर सकें। यहाँ पे मजबूरी ये है कि खादमे आला के पास जाके कोई अफसर रो भी नहीं सकता, क्योंकि वो उसको उस काबिल भी नहीं छोड़ते हैं। एक के बाद एक मनसूबा, एक के बाद एक मनसूबा, एक के बाद एक मनसूबा, इतने मनसूबे शुरू कर दिए। वो फिर आप कहोगे खाने पीने की मिसाल देते हैं, ये वो उस खतून वाला हाल है जो कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं खाने के वो फैला बैठी है, अब उसको समझ नहीं आती कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। तो उसके लिए एक माहिर की ज़रूरत थी जो कि अब्दुल्ला खान सुंबल की शक्ल में उनको मिल गया। और वजह से आप जो है ना खाने पीने की मिसालें देके चीज़ों को आराम से और इनकी बात की कंटिन्यूटी करता हूँ, वक्त एक हांडी बनाने के लेकिन बनानी चाह रहे हैं तो आप बताइए खुद क्या करेंगे। कैसे मैनेज हालात ये बड़े मुश्किल हैं। अच्छा आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक का शदीद दबाव, शहर भर चुका है गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से, और अब यकीन करें कि चिड़ होना शुरू हो गई है कि आपने अपनी गाड़ी निकालनी है और आप 10 दफ़ा सोचते हो कि रूट क्या डिसाइड करें। गौसल-ए-आज़म रोड, केनाल रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, और गौसल-ए-आज़म रोड वो रोड है जो अभी आपने अरबों रुपए लगाकर इसको सिग्नल फ्री किया, क्या फ़ायदा हुआ? जब आपको ट्रैफिक जो है वो स्टक मिलेगी, सुस्त रवि का शिकार मिलेगी, आप तजावुज़ात को ख़त्म नहीं कर सकते हो, आपने फुटपाथ ख़त्म कर दिए, किस तरह मैनेज कर रहे हो आप ट्रैफिक? उसी में इसमें तो खैर इनकी मिस प्लानिंग है। मैं हमेशा रोड्स के मतलब कहता हूँ कि ये जब रोड बना लेते हैं लेकिन मिस प्लान रोड बनाते हैं, कभी किसी चौक पर यू टर्न नहीं बनाए जाते हैं। इन्होंने इस एक जिसकी आप बात करें गौसल-ए-आज़म रोड, जिसको हम जेल रोड भी बोलते हैं, इस पर 3 हवा 3 के कॉलेज हैं और जो बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी टाइप कॉलेज है। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी है एक ही तरफ, उसी तरफ अफवाह आएगा, फिर उसके साथ कनेक्ट कॉलेज आ जाएगा। अब इन तीनों का रश बहुत ज़्यादा है। आपने ये किया कि आपने बिल्कुल कनेक्ट के गेट के करीब एक यू टर्न बना दिया। अब जो लोग गाड़ी यू टर्न करते हैं और कनेक्ट जाना चाहते हैं वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, इससे यू टर्न की ट्रैफिक ब्लॉक होती है, फिर पीछे ट्रैफिक ब्लॉक होती है। या तो आप लोगों को अवेयरनेस दें और यहाँ बोर्ड्स आवेजा करें कि जिसने कनेक्ट कॉलेज जाना है वो शादमान वाले यू टर्न से टर्न ले, बल्कि बजाय इसके कि आप PIC वाले से लें। इसी यू टर्न को जरा सा आगे ले जाते तो ये सारे मसले हल हो जाते। लेकिन फिर वो अस्पताल का गेट सामने लगता था, अस्पताल का गेट नहीं आता था सामने, PIC वाला गेट था। उसके लिए आज भी आपने एम्बुलेंस के लिए एक रास्ता रखा हुआ है, इमरजेंसी रखा हुआ है, उस पे लिखा भी हुआ है कि ये एम्बुलेंस के लिए। तो आप सारी बाइकर्स इसी तरह का रास्ता बनाते तो आप चले जाते, लेकिन आपने क्योंकि प्लान नहीं किया था, आपने सिर्फ कहा आप चाहते हैं कि आप कुन कहें और हो जाए, तो वो तो फिर एक ही मालिक है जो कुन कहता तो हो जाता है। इस तरह से नहीं होता है, ये प्लान इस तरह से नहीं किया जाता है। आप एक सिग्नल फ्री रोड बनाते हैं, आगे जाके इशारा लगवा देते हैं। आपको समझ ही नहीं आती है कि बेके वाला मोड़ पे ट्रैफिक क्यों ब्लॉक रहती है।
आपको अभी तक ये बात समझ नहीं आई। आपको अभी तक ये नहीं पता कि आप जिस वक्त मर्जी चले जाएं, चाहे रात के 10:30 हो या सुबह के 10:30 हो, चबूतरा फाटक पर हमेशा आपको ट्रैफिक ब्लॉक मिलेगी। आपको बॉटल नेक्स जहां बने आपको वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक मिलेगी। ट्रैफिक को आप ऑर्गेनाइज करना नहीं आ रहा है। देखिए ट्रैफिक लाहौर में ये इसी तरह की रहनी है और बढ़नी है मजीद। आपको उसके लिए मजीद प्लानिंग करने की जरूरत थी। ये पुल बना देने, अंडरपास बना देने, अच्छा ये तो चले गवर्नमेंट की मिस प्लानिंग आपने बताई, लेकिन अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें मैं तो उसी तरफ आना चाह रहा था कि सबसे बुरी हालात वो हो चुके हैं कि मैंने खुद आपको कई बार पहले भी बताया कि देखा ट्रैफिक वार्डन्स हाथ से लोगों मोटरसाइकिल वालों को पकड़ रहे होते हैं और वो रॉन्ग कट जो है वो यूटर्न के अंदर घुस रहे होते हैं। जितनी भी मर्जी पार्किंग उठवा लें, आप पार्किंग किसी की रॉन्ग ख़त्म जो है वो नहीं करवा सकते। सेकेंडली हमने तो चले, हम भी, हमारा ऑफिस भी है ना, तो हमने तो खुद एक पॉइंट लिया और एक स्टेप लिया, हमने तमाम अपनी गाड़ियाँ उठवा दी। हम खुद गाड़ियाँ पीछे खड़ी करने के पाबंद है, वरना हमारा दफ्तर ही में जुर्माना करता है। तो इस तरह के स्टेप्स लेने के लोगों की भी जिम्मेदारी है जिनके आगे खड़ी होती है। मैकडोनल्ड के आगे बहुत रॉन्ग पार्किंग होती है जिसकी वजह से आपके यू टर्न्स जो हैं चौक हैं, और अगर शादमान से आ रहे हैं तो वो भी आपके चौक हैं। इसी तरह आप ये देखें कि जब नहर से आप आ रहे हैं और नहर पे आपका मुंह सर्विसेज हॉस्पिटल की तरफ है, तो कनेट कॉलेज का जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है वो तो एक बहुत बॉटलनेक बन गई है। पीछे से खुली 4 लेन से आ रहे हैं, आगे आपके पर 2.5 लेन है, और वो वहां घुसते पीछे लंबी लाइनें EFU बिल्डिंग तक लगी होती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है इनके लिए। ये आपका मैकडोनल्ड वाला सेटबैक है। क्या फायदा जो आपने अरबों रुपए खर्च किया, आपको उसका फायदा लोगों को शऊर तो नहीं, लोगों को शऊर कौन देगा? लेकिन मुझे कहीं पॉइंटर्स नजर नहीं आते कि अगर आपने कनेट कॉलेज जाना है तो आप आगे से टर्न ले लें। चले वो नहीं बना सके, आप शादमान वाले से टर्न लें, आप अपनी लेन में आएंगे, आप किसी को बॉदर नहीं करेंगे। यहाँ पर शादमान वाले से आप यू टर्न ले रहे होते हैं और लोगों ने बीच से ही गुजरना होता है, आगे से जाना गवारा नहीं। आपने जो बात की ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप 4 लेन की एक रोड लेके आ रहे हैं और आगे जाके आप बॉटलनेक बना रहे हैं। जब उस पुल के नीचे आप तजावजात बनने देंगे, खाने पीने की रेडियां लगने देंगे, तो रक्शे वाला, वैगन वाला, कार वाला रोक के वहां से खाने की चीज लेगा। जब वो रोकेगा तो बोटलनेक बिल्कुल हाफ हो जाएगी, वो 2.5 लेन जो है वो 1.25 लेन की रह जाएगी। तो ट्रैफिक तो इतनी फ्लो में होती है, जो खासकर जब छुट्टी का टाइम है जिसको रश आवर्स बोला जाता है या स्कूल जाने का वक्त है, उस वक्त आप देखें आप पूरे लाहौर में आप ट्रैफिक चौक। आमिर भाई, लाहौर कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्रिज के नीचे से सड़क पार कर रही है, ब्रिज पे जाना गवारा नहीं करते। इसमें ना ट्रैफिक पुलिस का कसूर है, इसमें किसी का कसूर नहीं है। आपको खुद ख्याल होना चाहिए। और जेल रोड पे लंबी लाइनें पीछे लगी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और आप एकदम स्पीड से आ रहे हो और आप देख रहे हो कोई रोड क्रॉस कर रहा है, मैं हैरान होता हूं कि ये कैसी तालिब इल्म है, ये कैसी इस मुल्क की मजीद आने वाली नस्ल है जिनको यही नहीं पता कि पुल ऊपर है जी, हमने उस पेडेस्ट्रियन ब्रिज से जाना है, हम नीचे थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए आप जो है वो यकीन करें लाहौर कॉलेज का सबसे बड़ा मसला सिर्फ यही है कि वहाँ पर नीचे गुजरने के लोग प्रेफर करते हैं, खवातीन और स्टूडेंट्स जो प्रेफर करती हैं, और ऊपर आपका ब्रिज खाली पड़ा होता है। आप कभी भी आजमा के देख लें इस बात। जिस वक्त उनसे बात करोगे कहते हैं मैं डेटिंग पे हूँ, तो यार डेटिंग पे ना जाओ, जरा पुल पे चढ़ के दूसरी तरफ उतर जाओ। आपने फिर खाने की बात की, आमिर भाई वैसे क्यों आपको बहुत तो डेटिंग की बात की, खाने की, लेकिन खाना इन्वॉल्व रहा। आमिर भाई ने तजावुज़ात पे भी खाने पीने की रेडियो की बात की, और एलडीए की जो ये जो मॉनिटरिंग पूरी एक वो बना है उस पे भी आपने खाने पीने की मिसाल दी। हर खाने पे नजर लग रहा है आपकी है। वेल थैंक यू सो मच आमिर भाई, दौरान नायाब आप हमारे साथ मौजूद थे और हम डिस्कस कर रहे थे। और दूसरी जानिब नाज़न ब्रेक पर जाना है मुझे, लेकिन उससे पहले जाते जाते मैं आपको ये बताते चलूँ कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से एक ऐड दिया गया है डेंगू के हवाले से कि हुकूमत और आवाम को साथ साथ लेकर चलना होगा। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और ये जंग हर साल जारी रहेगी, हर साल डेंगू आएगा और हुकूमत और आवाम को मिलकर इससे लड़ना होगा। इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। और अब हम अपने सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है ताना बाना, और ताना बाना पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट है जी निमसे, और निमसे पर अप टू 50% तक ऑफ। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप सलीम फैब्रिक्स लिबर्टी मार्केट जा सकते हैं, जहां पर ह्यूज कलेक्शन मौजूद है, डिफरेंट कलर स्कीम्स और इसके साथ साथ डिफरेंट डिज़ाइनर वेयर्स और स्टिच्ड और अनस्टिच्ड दोनों तरह के वार्डरोब अवेलेबल है। ज़रूर जाएं, विजिट करें और अगर पसंद आए तो ख़रीदिएगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो लिप्टन जार है जी 475 ग्राम्स, रिटेल प्राइस है 420, प्रमोशनल प्राइस है 375, आप 45 रुपीज़ बचा सकते हैं।
नेस्ले नीरो 40 प्रोटेक्ट 1000 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 960, प्रमोशनल प्राइस 875। आप 85 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब शामिल करेंगे अगला सेगमेंट, आज के भाव। जी, रमल मौजूद है हमारे साथ सब्जी मंडी से। रमल, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रही हैं? महंगाई में कोई कमी देखने में आ रही है या नहीं? जी, मैं इस वक्त इकबाल टाउन सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अगर हम सरकारी नरफनामों के मुताबिक रेट्स की बात करें तो सब्जियों के रेट कुछ इस तरह हैं कि आलू शुगर फ्री कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 30, आलू स्टोर कम से कम 17, ज़्यादा से ज़्यादा 19, प्याज कम से कम 21, ज़्यादा से ज़्यादा 23। प्याज की कीमत में ईद की निस्बत कमी की गई है। टमाटर 40, कम से कम 40, ज़्यादा से ज़्यादा 45, लेकिन टमाटर की जो कीमत है अब भी वही है जो ईद पर थी। टमाटर की कीमत में भी दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है। जो टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो दिन ब दिन खाने में रोज इस्तेमाल होती है, लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसी चीजें जो रोज इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों में ज्यादा से ज्यादा इजाफा किया जा रहा है। लहसुन देसी कम से कम 234, ज्यादा से ज्यादा 240, अदरक चाइना कम से कम 77, ज्यादा से ज्यादा 81, लहसुन देसी कम से कम 120, ज्यादा से ज्यादा 126। लीमू की कीमत भी इस वक्त सबसे ज्यादा है। बंद गोभी कम से कम 30, ज्यादा से ज्यादा 33, मटर 114, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 120, गाजर देसी कम से कम 45, ज्यादा से ज्यादा 47, पालक कम से कम 17, ज्यादा से ज्यादा 19। इसी तरीके से अगर हम फलों के रेट्स की बात करें तो फलों के रेट्स में भी कुछ कमी नहीं की जा रही, दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है। सेब अव्वल कम से कम 96, ज्यादा से ज्यादा 102, सेब दो माह कम से कम भी 70 और ज्यादा से ज्यादा 72, केला अव्वल कम से कम 55, ज्यादा से ज्यादा 58, केला दो कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा 42, आम 64 सफेद जो आम की सबसे अच्छी किस्म है उसकी कीमत भी इस वक्त सबसे ज्यादा है, कम से कम 120, ज्यादा से ज्यादा 126, आम अनवर अठोर कम से कम 110, ज्यादा से ज्यादा 116, अनार जो है वो अनार देसी जो है उसकी कीमत भी सबसे ज्यादा है, कम से कम 125, ज्यादा से ज्यादा 131, अंगूर सुंदर खानी कम से कम भी 170 और ज्यादा से ज्यादा 186। मुर्गी, अगर हम इसी तरीके से हम गोश्त की बात करें तो मुर्गी का गोश्त जो है वो 155 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। ईद के करीब जो है चिकन के रेट में कमी की गई थी, लेकिन जैसे ही ईद गुजरी है ईद के बाद जो है चिकन के रेट में भी दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है। बकरे के गोश्त की बात करें तो मटन 700 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है और अंडे 94 रुपए दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आम सब्जी मंडियों में भी ओपन मार्केट की निस्बत सेम रेट्स में जो है सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। अगर हम दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों का कहना है कि मेन सब्जी मंडी बदामी बाग की जो है वहां पर रेट्स कंट्रोल नहीं होते, वहां पे इन्हें महंगी सब्जियां मिलती हैं, इसलिए वो मजबूर होते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कीमत में सब्जियां फरोख्त करें। उनका कहना है कि बदामी बाग की जो मेन सब्जी मंडी है वहां पे सरकारी नरखनामों के मुताबिक अगर जो मुतय्यन की गई है रेट्स उसमें सब्जियां फरोख्त की जाएंगी तो वो भी यहाँ पर जो है सरकारी नरखनामे फॉलो करेंगे। जी शुक्रिया रमल आपका। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। ज़ैनत शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन 840 रुपये में। ग्रामीण रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी जो है वो आपको मिलेगी 107 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 155 रुपये में। और आगे बढ़ेंगे। अंडों की कीमत आपको बताएं परचून से, थोक से और गोरमे से क्या है। परचून से सबसे पहले आपको बताएं अंडे मिलेंगे 94 रुपये दर्जन, थोक से 92 रुपये दर्जन और गोरमे से अंडे अवेलेबल हैं 93 रुपये दर्जन में। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद है 105, कीमत फरोख्त है 105.25। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 135.5, कीमत फरोख्त है 136.2। यूरो की कीमत खरीद है 116, कीमत फरोख्त है 116.5।
सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.65, कीमत फरोख्त है 27.8। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.4, कीमत फरोख्त है 28.55। कुवैती दिनार कीमत खरीद 345.5, कीमत फरोख्त है 348। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 78.25, कीमत फरोख्त है 78.7। जैपनीज येन कीमत खरीद 1, कीमत फरोख्त 1.03। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 105.65, कीमत फरोख्त है 106.55। कैनेडियन डॉलर कीमत खरीद 69.5, कीमत फरोख्त है 80.05। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। टुडेज डायरी में सबसे पहले मूवी लगी हुई है, पाकिस्तानी मूवी है एक्टर इन लॉ, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। 3 बजे और 11 बजे सिनेस्टार आईमैक्स लाहौर में। जिंदगी कितनी हसीन है 5:30 बजे सिनेस्टार आईमैक्स। अकीरा 8 बजे और 3 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में। 7 बजे और 11:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। मैकेनिक रिसरेक्शन 8:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। मॉर्गन 8 बजे सिनेस्टार टाउनशिप, 3:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। फ्रीकी अली 1:15 बजे, 11:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। 1:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। मालिक लगी हुई है जी 3:30 बजे और 8:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2। 10:30 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। बार बार देखो 1 बजे और 3:30 बजे सिनेस्टार आईमैक्स लाहौर। 6 बजे और 8:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। डोंट ब्रीथ 3:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। जी और इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरे शहर लाहौर में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा खरल साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल चाल है? रज़ा भाई, कोतवाली आज हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। ये जी, एक सिंपल सा लफ्ज़ है कोतवाली, जो उर्दू ज़ुबान थोड़ा बहुत समझते हैं या पुरानी तारीख़ से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हैं वो तो लफ्ज़ से भी वाकिफ़ होंगे कि ये पुराने अदब में हमें कहीं ना कहीं कोतवाली का जिक्र मिल जाता है। लेकिन जो लोग नई जनरेशन है उनके लिए कोतवाली वाकई एक ऐसा ना डाइजेस्ट होने वाला लफ्ज़ है। कोतवाली असल में थाने का नाम ही है। अगर पुरानी उर्दू आप निकालते हैं या उर्दू के पुरानी तहरीरें आप निकालते हैं तो उनमें कोतवाली से मुराद थाना ही लिया जाता है। मुग़लों के दौर में ये थाना लाहौर में जब आबादी बढ़ने लगी, ओल्ड सिटी का कॉन्सेप्ट आया, तो कोतवाल शहर यानी शहर का कोतवाल जो है जो इंसाफ किया जो आज के दौर में आप CCPO कह सकते हैं, वो उस वक्त कोतवाल शहर कहलाता था। और शहर के बिल्कुल दरमियान में ये दिल्ली गेट के अंदर रॉयल ट्रेल के ऊपर ही एक इमारत बनाई गई अकबर के दौर में, जिसमें मुलज़मों को रखा जाता और फिर उन्हें बाद में अदालत में या वहीं पे काजी भी होते और वो फैसला सुना देते, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। पहल तो ये 1 मंजिला इमारत थी, बाद में इसे 2 मंजिला इमारत बनाया गया सिखों के दौर में, और ख़ास अंग्रेज़ी राज के दौर में शुरू में ये 2 मंजिला इमारत बना दी गई, पुख्ता इमारत बना दी गई। पहले ये जो है वो
एक मंजिला इमारत थी। अब ये इमारत कहीं नज़र नहीं आती है, ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। ये जब आज़म क्लॉथ मार्केट बनाई गई तो उस वक्त गिरा कर ये इमारत जो इसकी बाकियाँ थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन पुरानी कोतवाली जो चौक वज़ीर ख़ान से आगे थोड़ा सा आप जाते हैं, अंदरून शहर में एक तरफ कश्मीरी बाज़ार आ जाता है, तो आप उस कॉर्नर पे जाते हैं तो सामने ये जो एक छोटी सी जगह नज़र आती है वो कहा जाता है कि पुरानी कोतवाली का चौक है। फिर जब 1910 में नई इमारत बनाई गई तो वो दिल्ली गेट के बाहर इमारत है, पुरानी कोतवाली आप या नई कोतवाली आप वो कहलाती है। और CIA स्टाफ अभी वो खाली है, वहाँ पर कुछ नहीं है। CIA स्टाफ वहाँ पे है और बड़ी मतलब पुरानी इमारत है वो भी। अच्छा, तो फिर अब पुरानी इमारत है और वो एक कोतवाली जो बिल्डिंग जो असल थी वो उसको ख़त्म किया गया, तो उसका जो रिकॉर्ड था वो प्रिजर्व किया गया, कुछ संभाला गया? बिल्कुल, आर्काइव्स डिपार्टमेंट में ने उस आर्काइव को अपने पास रखा और लाहौर सेक्रेटेरिएट के अंदर एक आर्काइव, पंजाब आर्काइव्स के नाम से एक डिपार्टमेंट है जो पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं सरकारी, गैर सरकारी और अहम मखतूतात वो सारे उनके पास महफूज हैं। और कई तो मखतूतात ऐसे भी हैं जो 600-700 साल पुराने हैं। अच्छा। और ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं जिनको आप देख के आपको उस दौर की तरक्की, उस दौर के लोगों का रहन सहन। अच्छा, आपको इत्तेफाक हुआ कभी? आप जी बिल्कुल, जाता रहता हूँ मैं, आर्काइव्स देखता हूँ, मुख्तलिफ जगहों में जाके मैन्युस्क्रिप्ट्स देखता हूँ। तो उसकी लैंग्वेज क्या होती है, मतलब कैसे? फ़ारसी, ज़्यादातर उस वक्त फ़ारसी ही इस्तेमाल होती थी और फ़ारसी ज़ुबान, चूँकि मुग़लों की ज़ुबान भी फ़ारसी थी, इसलिए मुग़ल कोर्ट में फिर महाराजा रंजीत सिंह ने जब टेक ओवर किया पंजाब का तो तब भी फ़ारसी ही सरकारी ज़ुबान रही, यानी पंजाबी ज़ुबान बोली तो जाती थी लेकिन सरकारी ज़ुबान जो ऑफिशियल लैंग्वेज फ़ारसी रही। उर्दू ज़ुबान तो पंजाब में बहुत बाद में आई और उस वक्त जितना कारोबार होता था वो सारा फ़ारसी ज़ुबान में ही होता था। और ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये मस्जिद वज़ीर ख़ान है, जो शॉट्स आप इस वक्त देख रहे हैं, और उन शॉट्स के साथ साथ दीगर जो चीज़ें देखने वाली हैं वो वज़ीर ख़ान मस्जिद का जो शुमाली हिस्सा है। फिर इसके अलावा लोगों की आमदोरफ्त वहाँ पे देखें कि बाहर आपको लगता है वज़ीर ख़ान मस्जिद, पीछे आप देखते हैं कि सुकून सा है। जैसे आप पुरानी कोतवाली के इलाके में आते हैं तो आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों में लोग दिखाई देते हैं जो आज़म क्लॉथ मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं और एक नई जिंदगी, एक नई हसल बन गया ना, तो वो सिनेरियो जो है वो डिफरेंट हो गया। और अच्छा, फारसी ज़बान की आपने बात की, कता कलामी माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक चीज़ जो मेरे ज़हन में मुसलसल घूम रही कि कई सदियों तक वो ज़बान चलती रही। जी बिल्कुल। और फिर एकदम से ख़त्म हो गई और अब आप देखें हार्डली किसी को शायद फ़ारसी आती हो। बिल्कुल, फ़ारसी तो अब कैसे एकदम से किसी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती है और फिर दरी और फ़ारसी मिला के बोली जाती हैं। ये वो ज़ुबानें जो पहले पूरे बरे सग़ीर की ज़ुबान थी अब वो नहीं है। और ये ज़बानें ये नहीं है कि हमारे यहाँ कम हो रही हैं, इस तरह वकूफ़ पजीर होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, मोहल्ले वकूफ़ भी बदलती हैं ज़ुबानें में। ज़ुबानों के पाँव तो नहीं होते लेकिन ज़ुबानों की तहरीक और मूवमेंट ज़रूर होती है। और अब ये ज़ुबान अगर फ़ारसी की बात करें तो अफ़गानिस्तान में है, सेंट्रल एशिया के कई इलाकों में बोली जाती है, तुर्की के कुछ इलाकों में बोली जाती है और इसके अलावा ईरान पूरा फ़ारसी ज़ुबान और दीगर ज़ुबानें भी हैं, वहाँ पे कुर्द ज़ुबानें भी हैं। अच्छा। और कई ज़ुबानें। फ़ारसी के बारे में कहा जाता है कि बड़ी सॉफ्ट और रिफाइंड लैंग्वेज है, लेकिन अब ख़त्म हो चुकी है और पंजाब में जो है ना बोली जाती है ना समझी जाती है। बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। रज़ा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कोतवाली की हम बात कर रहे थे। रज़ा भाई कोई वाक़यात सुनाइएगा कोतवाली के हवाले से। का ये है कि ये कोतवाली शहर जो है वो बड़ा हाईली पॉलिटिकल पोस्ट होती, जिस तरह आजकल आप देखते हैं सुनते हैं कि DPO कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट का लगाना है तो फिर CM के साथ इंटरव्यूज़ होते हैं। तो उस वक्त CM तो नहीं थे, PM भी नहीं थे, उस वक्त बादशाह खुद इंटरव्यू करते थे जो बड़े शहरों के कोतवाल, या खास लाहौर जैसे शहर का कोतवाल अगर कोई लगता था तो अकबर आज़म या उसके बाद के जो उनके बाद के आने वाले हैं उनके जाननशीन जो हैं वो इंटरव्यूज़ किया करते थे। चाहे वो हुकूमत दिल्ली से कर रहे हो तब भी इंटरव्यू, चाहे वो दिल्ली से कर रहे हो, यानी कोतवाल अमूमन जो है उमरा में से होता था या बादशाह के
ख़ानदान में से या रिश्तेदारों में से होता था, इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो उस पर डिपेंड करता है ना कि किसी शहर को कितना पुरसकून रखना है, कितना पुरअमन रखना है, या एहतजाज तहरीकों से बचा के रखना है, या वहाँ पे वैसे जराइम काम करने हैं। तो और किस तरीके से बादशाह और रॉयल फैमिली के साथ लॉयल्टीज़ क्रिएट करके रखनी है, ये सारा कोतवाल का काम होता था। उसके नीचे कई आगे ओहदेदार होते थे जो मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ उनके फ़राइज़ होते थे। उनमें से ये भी होता था कि ये लोग स्पाई सिस्टम पूरा एक क्रिएट करते थे कि कहीं भी कोई वाक़या हो रहा है पहले इन्हें अब इतला हो जाए, और पेश की इतला पे ये फिर एक्शन ले लेते थे और मुतालिका लोगों को, जो मुतालिका मुलज़मान जो उस वक्त के कानून के हिसाब से ठहरे जाते थे, उनको पकड़ लेते थे। तो ये कॉन्सेप्ट भी थे। फिर इस तरह ख़वातीन को इस्तेमाल भी करते थे कि जो मोहल्ले में जाके मोहल्लों में यानी स्पाइंग करती थी। अच्छा। और उनको यानी कि स्पाइंग सिस्टम जो है वो उस ज़माने से चला आ रहा है, जो मुखबरी हुआ करती थी। स्टडी इस हवाले से खास तौर उसने मुझे बताया कि उनको फप्फे कुटनियाँ कहते थे। फप्फे कुटनियाँ जो आज के दौर में भी इस्तेमाल होता है, ये फप्फे कुटनियाँ मोहल्लों में गलियों में जाके चेक करती थी कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और अगर वो सरकार के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है तो फिर फ़ौरन सरकार को इतला कर देती थी, और फिर सरकार जो है वो और वो उनको खुफिया रखा जाता था उनको कि ये वो हैं। जी बिल्कुल। स्पाइस हैं। फिर इसके अलावा जो सज़ाएं देने के सेंटर्स भी होते थे, हवालातें तो थे ही कोतवालियों में, तो सज़ाएं देने के सेंटर्स भी, सज़ा किसी को देनी है किसी को उसी वक्त, वहाँ पे आज की तरह ये नहीं कि मुकदमा साल चला 10 साल चला, फौरी इंसाफ हो जाता। और फौरी इंसाफ से मुराद ये है कि अगर कोई चोरी में साबित हो जाती है, उसके ऊपर किसी की शख्स के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम होता तो उसके एज़ा मतलब काट दिए, किसी ने गलत बात की है तो उसका उस हिसाब से एज़ा काट देते थे। तो उस के हवाले से बताते हैं कि लाल लकड़ा के नाम से एक लकड़ी का अच्छा जो पॉइंट होता था जिसके ऊपर रख के वो काटते थे। तो ये इंतहाई खौफनाक सजाएं भी दी जाती थी। और इसी कोतवाली की बिल्डिंग के अंदर ही हुआ करता था ये सब कोतवाली की बिल्डिंग के अंदर ही होता था। इसलिए कोतवाल शहर से पूरा इलाका, पूरा शहर ही डरता था कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, और नाराज़ हो गया और साबित का हो गया कि ये बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ या रॉयल फैमिली के ख़िलाफ़ कोई बात हुई है, तो फिर वो भी सजावार ठहरते थे। टेरर रहता था। टेरर रहता। फिर इसका ये कोतवाल शहर के जिम्मेदार जो शहर के निगरान हैं, दरवाज़ों जैसे वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर है, तो 13 दरवाजे जो हैं इनके ऊपर हर दरवाजे को दरबान होते थे, चौकीदार, या तो वो भी रिपोर्ट कोतवाल वो करते कोतवाल शहर को ही रिपोर्ट करते थे, और कोतवाल ही उन्हें अपॉइंट करता था। और अगर किसी की गलती हो या कोई लॉ ब्रेकिंग हो जाए, कोई वॉयलेशन हो जाए, तो उस सूरत में भी कोतवाल शहर जो है वो सजाएं देता। या किसी को शहर में दाखिला या शहर बदर करना है तो फिर वो उन निगरानों को, जो शहर निगहबान जो दरवाज़ों के हैं, उनको पाबंद कर देते कि फ़लाँ शख्स का या फ़लाँ शनाख्त का बंदा इस शहर में घुसने ना पाए। तो वो इस तरह से वो बेचारा शहर में नहीं घुस पाता था। और ये जो एंट्री और एग्जिट अभी जो सिस्टम है, जैसे पुलिस के पास जाते हैं, फिर अदालतें भी मौजूद हैं, उस वक्त कोतवाल ही सब कुछ हुआ करता था, पुलिस भी नहीं, कोतवाल नहीं, काजी तुलकुज़ा एक ओहदा था, यानी चीफ काजी, जिस तरह से चीफ जस्टिस का ओहदा, ये जुडिशरी का एक पूरा सेटअप होता था। और कोर्ट ऑफ अपील या फाइनल अपील अमूमन काजी के बाद बादशाह वक्त के पास जाती थी, या गवर्नर को अगर उन्होंने अख्तियारात सौंपे हैं तो। ये इस तरह से चलता था, ये एक सेपरेट सिस्टम था। लेकिन सज़ाएं देना और सज़ाओं पर अमल दरामद कराना ये फौरी होता था, और कोतवाल शहर की मौजूदगी में ही होता था। मतलब काजी ने कहा कि फ़लाँ शख्स को ये सज़ा दे दें, तो सज़ा देना जो है वो कोतवाल का, जिस तरह आज भी अगर सज़ा देना होता है तो सज़ा कोर्ट देता है, सुनाता कोर्ट है, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जेल अमला जो जेल मैनुअल्स के हिसाब से करते हैं, और वो इम्प्लीमेंटेशन होती। उस वक्त भी ये जो आज के इदारे हैं रिफाइंड होके, ये उन्हीं इदारों से इर्तिका होता होता यहाँ तक पहुँचा है। या फिर ये भी हुआ है कि कुछ इदारों के असरात जो ब्रिटिश राज से, या बरतानवी निज़ाम हुकूमत से लेकर हम यहाँ पे, और उन दोनों को मिलाकर जो है वो सिस्टम बनाया गया। अच्छा, तो फिर जब अंग्रेज आ गए उस वक्त भी ये सिस्टम जो है वो कायम रहा, या जब सिख आ गए तब भी ये सिस्टम कायम रहा? जी, सिखों के दौर में ये सिस्टम कायम रहा। जब अंग्रेज आए उस वक्त भी कोई मुसलमान ही, शायद फजल नाम का मुसलमान था
जो कोतवाल था। तो अंग्रेज़ आते ही उन्होंने रिमूव कर दिया, लेकिन कोई ऐसी गुत्थी थी चोरी की जो सुलझा नहीं पाए गोरे। अच्छा। तो उसके ज़िम्मे लगाया गया कि ये पुराना बंदा ये शायद कर ले। तो जब उसने वो मैटर सेटल कर लिया तो अल्टीमेटली ही वाज अपॉइंटेड एज कोतवाल ऑफ लाहौर, और फिर वो कोतवाल शहर रहा जब तक कि उसकी मौत वाक़ई नहीं हो गई, और यानी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक वो वहीं पे काम करता रहा। और फिर उसके बाद से पुलिस सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। अगर जो पुलिस लॉज हैं वो मेरे ख्याल 1889 से शुरू होते हैं, तो 89 से पहले जो जितने भी जो सिस्टम्स थे वो पुराने एग्जिस्टिंग जो सेटअप था उसके तहत चल रहे थे, और उसमें कोतवाल की बड़ी अहमियत थी। और उसके बाद 1910 में ये तो इमारत ख़त्म हुई, 1910 में जाकर बुलडोज हुई, सारी ख़त्म हुई। 1910 से पहले तो यही अंदरून शहर में था। फिर बाहर जैसे ही आप दिल्ली गेट से बाहर निकलते हैं तो आपको सुरख इमारत हवेलियों की तरह की नज़र आती है, तो वो 1910 की बनी हुई है। अभी उसमें CIA स्टाफ है और वो वही उसका काम इन्वेस्टिगेशन का। और अच्छा, उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन की जाती थी केसेस की, या डिफरेंट चीज़ों को ऑन पेपर लाया जाता था? जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन तो थ्रू आउट हिस्ट्री, आप जो कोर्ट हिस्टोरियन है वो भी करते थे। बड़ी बड़ी सज़ाएँ, जैसे आप स्टडी करते हैं कि यहीं पे इसी कोतवाली में दुल्ला भट्टी को सजा हुई, जो वन ऑफ द हीरोज, द फोक हीरोज आप जिनको कहते हैं कि सांदलबार पिंडी भट्टियाँ के जो थे। और अगर आपने इनकी कहानी पढ़ी हो दुल्ला भट्टी की, तो अकबर आज़म के दौर में ही वाज वन ऑफ द रिबेलियंस, जो रेबल्स जिन्होंने बगावत की टैक्स सिस्टम के खिलाफ, जो रिप्रेसिव था या ओप्रेसिव टैक्स सिस्टम था उसके खिलाफ। और अल्टीमेटली ही वाज हैंग्ड इन फ्रंट ऑफ, इट इज़ सेड दैट इन फ्रंट ऑफ दिल्ली गेट, और फिर सज़ा उसे असल में इसी कोतवाली, पुरानी कोतवाली में ही हुई। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है उस दौर। अकबर आज़म यानी अकबर आज़म 1606 में उसकी डेथ हुई है, तो 1606 से पहले के वाक़यात का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि उस वक्त से रिकॉर्ड और हिस्ट्री में चला आ रहा है। हाँ, ये जो आज का दौर का रिकॉर्ड है कि यानी एक फाइल बनती है, एक पिटीशन बनती है, वो पिटीशन जो है वो साथ साथ चलती है। वो आपने पहले बोला जैसे कि इर्तिका होती गई, और अब उस तरह से नहीं था। बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो उस वक्त भी थी और मोर और लेस थी। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक दैट वाज इंटरेस्टिंग, मतलब ये लोगों को पता होना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही आगाज किया था कि बहुत से लोगों को शायद पता ही नहीं है कि कोतवाली क्या होती है। ये पुलिस स्टेशन, यानी आज हम कहते हैं ये पुलिस स्टेशन तो वेस्ट का है, थाना बाद में लफ्ज आया है, उससे पहले तो कोतवाली इस्तेमाल किया जाता था। बहुत शुक्रिया रजा भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।